एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए हम जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो स्टार्ट किए थे उसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे पहला जो है वो टाइप्स हम पढ़ेंगे। लैंटिक और लोटिक, फाइटोप्लैंक्टन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, लिमिटिंग फैक्टर क्या है इसका, फोटिक जोन और अफोटिक जोन क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यूट्रॉफिक, मैंग्रोव्स, एस्चुरी और कोरल रीफ। देखिए ये जो जितना कंसेप्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम का, ये जो प्रीलिम्स है इसमें बहुत बार आ चुका है। ये हम जो पढ़ा रहे हैं ये पीवाईक्यू का एनालिसिस पीवाईक्यू का एनालिसिस करने के बाद पढ़ा रहे हैं। जितना कंसेप्ट इसमें पूछा जाना चाहिए उसको हम रिलेट करके ये पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है। देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में दो चीज पढ़ना है। एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और सेकेंड है सलाइन वाटर इकोसिस्टम, सलाइन वाटर। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा फ्रेश होगा कौन सा सलाइन होगा। तो ये है पीपीटी का एक कंसेप्ट है। पीपीटी का जो कंसेप्ट है ये सैलिनिटी डिसाइड करता है। पीपीटी अब देखिए यहाँ पे लिखा है 20 पीपीटी। 20 पीपीटी का मतलब होगा अगर 1000 ग्राम 1000 ग्राम वाटर है तो उसमें 20 ग्राम जो क्या होगा साल्ट का कंसेंट्रेशन होगा। ये है पीपीटी का कंसेप्ट। अगर पीपीटी बहुत ज्यादा है तो वो सैलिनिटी की ओर डाइवर्ट होगा, अगर पीपीटी कम है तो वो फ्रेश वाटर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे आइए टाइप्स में सबसे पहले आइए एक्वेटिक इकोसिस्टम का। देखिए हम दो चीज देख ली कि एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, एक सलाइन वाटर इकोसिस्टम है। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में देखिए इसका एग्जांपल है रिवर और पोन्ड। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम में एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, डेल्टा वाला रीजन जो है वो आ जाएगा। मरीन वाटर इकोसिस्टम में ओशियन और सागर सब सी जो है वो आ जाएगा। जब आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से ब्रैकिश और ब्रैकिश से मरीन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका जो साल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, सैलिनिटी क्या होगा इंक्रीज होगा। पीपीटी जो क्या होगा ये ज्यादा होगा जब फ्रेश वाटर से ब्रैकिश और ब्रैकिश से मरीन में जाएंगे। अब यहाँ पे आइए तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5 पीपीटी, यहाँ पे लिखा है लेस देन 5 पीपीटी। यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे लिखा है 5 पीपीटी से 35 पीपीटी। यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 35 पीपीटी। देखिए जब आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जाइएगा तो वहां का जो कंसेंट्रेशन है वो लेस देन होगा 5 पीपीटी के। अगर ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम का अगर मेजरमेंट कीजिएगा तो वहां का जो पीपीटी है वहां पे जो साल्ट का कंसेंट्रेशन है वहां पे 5 पीपीटी से लेके 35 पीपीटी के आसपास होगा। जब आप मरीन वाटर इकोसिस्टम में जाइएगा तो वहां पे 35 पीपीटी से भी ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा 35 से तो वो हो जाएगा मरीन। जैसे ओशियन और सागर में क्या होता है बहुत ज्यादा साल्ट का कंसेंट्रेशन, वहीं से तो हमको आयोडीन जो नमक मिलता है वहीं से तो मिलता है ओशियन और सागर से। अब देखिए दो चीज हमको समझ में आना चाहिए, एक होता है लैंटिक और एक होता है लोटिक। जब वाटर जो है स्टैटिक हो यानी कि शांत हो तो उसको बोलेंगे लैंटिक। वाटर जब फ्लो हो रनिंग हो तो उसको बोलेंगे लोटिक। यही चीज यहाँ पे लिखा है। अगर वाटर क्या है शांत है स्टैटिक है तो वो हो जाएगा लैंटिक, अगर वाटर फ्लो हो रहा है रनिंग है तो वो हो जाएगा लोटिक। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन क्या है। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली एनिमल का सॉरी सॉरी एक्वेटिक का ग्रास बोलिए या ट्रीज बोलिए या प्लांट्स बोलिए, एक्वेटिक का जो ग्रास ट्रीज प्लांट है उसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइटोप्लैंक्टन, समझिए। जैसे लैंड पे ट्रीज और ग्रास क्या करता है ऑक्सीजन को बढ़ाता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। सेम यही प्रोसेस क्या करता है फाइटोप्लैंक्टन, CO2 एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये जो ऑक्सीजन आप पढ़िएगा कि समुद्र में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहता है। तो अवेलेबल क्यों रहता है क्योंकि वहां पे फाइटोप्लैंक्टन क्या करता है बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करता है। लैंड पे जितना ट्रीज और ग्रास जो नहीं रिलीज कर पाता उससे 5 से 10 गुना ज्यादा ही ये रिलीज करता है ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस है ये रिलीज कैसे करता है, ये प्रोसेस जो CO2 एब्जॉर्ब और O2 रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। ये बेसिकली सनलाइट, जैसे सनलाइट में फोटोसिंथेसिस से भोजन और ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करता है, CO2 एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सेम वही फिनोमिना क्या करता है
ये फाइटोप्लैंक्टन करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप ओशियन में नहीं होगा, ये सेलो पार्ट ऑफ ओशियन, ओशियन का सेलोएस्ट पार्ट में होगा। डीप पार्ट में फाइटोप्लैंक्टन नहीं सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, ये प्रोसेस ही, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो पाता वहां पे। अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन का कंसेप्ट थोड़ा और समझिए। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, सनलाइट से क्या हो रहा है, सनलाइट से हीट पहुंच पा रहा है वाटर में, सेलो पार्ट तक, वाटर का जो सेलो पार्ट है वहां तक। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रक्रिया करता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है। CO2 एब्जॉर्ब करने से इसका नाम क्या पड़ा, कार्बन सिंक। याद रखिएगा फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कार्बन का सिंक है, वो कार्बन एब्जॉर्ब करता है। साथ ही O2 क्या करता है, रिलीज करता है, उस ऑक्सीजन लेवल क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये क्या करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कुछ ना कुछ कम करने में ये फाइटोप्लैंक्टन का भी रोल है, क्योंकि वो बहुत ओशियन में क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते रहता है। अब देखिए लिमिटिंग फैक्टर क्या है फाइटोप्लैंक्टन का, ये सेलो पार्ट ऑफ ओशियन में होना चाहिए, जहां तक सनलाइट क्या हो रहा है, पहुंच पा रहा है। जहां तक सनलाइट पहुंच पा रहा है उस जोन को बोला जाता है फोटिक जोन। उस जोन को क्या बोला जाता है, फोटिक जोन। फोटिक जोन जहां तक सनलाइट पहुंच पा रहा है। जब सनलाइट पहुंच पा रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, न्यूट्रिएंट का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो इससे फाइटोप्लैंक्टन और बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ जाता है इस रीजन में। फोटिक जोन में क्या हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा बढ़ जा रहा है। अब टेम्परेचर भी इसका एक फैक्टर है। टेम्परेचर का हम आगे चल के देखेंगे कि इसका दो फैक्टर है, एक बहुत ज्यादा, एक हाई टेम्परेचर, और एक लिमिटेड टेम्परेचर। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा जी उसको। आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एनिमल ऐसा होता है जहाँ पे ज्यादा, अगर मरुस्थल का एग्जांपल लीजिए, देखिए मरुस्थल में ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहां पे क्या होता है कि जितना जो ग्रास व्रास होता है वो सब डेड कर जाता है। इसी तरह एक्वेटिक में भी होता है, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर टेम्परेचर लिमिट में है, जितना होना चाहिए उतना है, तो वहां पे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन बहुत इंक्रीज भी होगा, और वो प्रोसेस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा अच्छे से। बहुत ज्यादा अगर हाई हो गया टेम्परेचर तो वहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, उतना टेम्परेचर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। देखिए अब फोटिक जोन और अफोटिक जोन क्या होता है, फोटिक जोन, अफोटिक जोन। फोटिक जोन वो जोन होता है जहां तक सनलाइट पहुंच पा रहा है ओशियन में। अफोटिक जोन वो जोन होता है जहां तक सनलाइट ओशियन में नहीं पहुंच पाता, जिस रीजन से सनलाइट पहुंचना बंद हो गया, उस रीजन से नीचे का रीजन क्या होता है, अफोटिक जोन। जिस रीजन तक सनलाइट पहुंच पा रहा है उसको बोला जाता है फोटिक जोन। अब देखिए जब हम फोटिक जोन से अफोटिक जोन में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर वेरिएशन क्या होगा, कम होगा। सरफेस से लेके ये बॉटम नहीं, बॉटम तो मिड बॉटम मान लीजिए, मिड ओशियन, तो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब यहाँ से सनलाइट निकलेगा और यहाँ तक पहुंचेगा तो इसका जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगा। फोटिक जोन अफोटिक जोन आपको समझ में आ चुका होगा, ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। यही है, देखिए टॉप से बॉटम जाने पे डिक्रीज हो रहा है। फोटिक जोन में क्या होगा, देखिए फोटिक जोन में जितना सनलाइट पहुंचना चाहिए इनफ मात्रा में पहुंच पा रहा है। इससे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन भी उस रीजन में बढ़ पा रहा है। अफोटिक जोन में फाइटोप्लैंक्टन भी नहीं होगा, इस रीजन में अगर अफोटिक जोन में जाइएगा तो फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन यहाँ पे होगा, रेस्पिरेशन दोनों में, फोटिक जोन में भी रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि जो डॉल्फिन वगैरह मछली है, बिग मछली जो है वो नीचे ही रहना ज्यादा उसको पसंद आता है, क्योंकि यहाँ नीचे क्या होता है, कोल्ड ठंडा पानी उसको मिल जाता है, तो वहां पे रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, फोटिक जोन का ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अफोटिक जोन में। ये भी याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन लेवल फोटिक जोन में ज्यादा होगा कि अफोटिक जोन में, तो आप बोलिएगा फोटिक जोन में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन फोटिक जोन में होता है तो बोलिएगा यस, रेस्पिरेशन अफोटिक जोन में होता है तो यस, दोनों में रेस्पिरेशन होगा। अब यहाँ पे आइए, फाइटोप्लैंक्टन आर जनरली कंबाइंड टू फोटिक जोन। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो कन्फाइंड क्या है, फोटिक जोन तक ही है। अब देखिए अब फोटिक जोन में सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता, लेकिन रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा है। अब एक चीज आप अभी पढ़िएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, देखिए जो वाटर बॉडी है
वाटर है, इसमें ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से आता है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से आता है, तो ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, और ये है इंटरनल। एक्सटर्नल है कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से आ रहा है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से, और इंटरनल है ये हो रहा है फाइटोप्लैंक्टन से, फाइटोप्लैंक्टन से। इंटरनल कैसे हो गया, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से कैसे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्रक्रिया से CO2 सिंक करेगा, O2 रिलीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन आई है, डिजॉल्व ऑक्सीजन में अभी हम पढ़े कि एक एक्सटर्नल, ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल कैसे हो रहा है, एटमॉस्फेयर से, इंटरनल क्या रहा है, फोटोसिंथेसिस से। अब यहाँ पे ये पहला वाला देखिए, ये वाटर बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आके मिक्स हो जाता है, तो मोर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है वाटर में। सेकेंड है फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया करके, उस प्रोसेस से क्या हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन क्या कर रहा है, CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहा है। अब टेम्परेचर का वेरिएशन देखिए, टेम्परेचर हम दो तरह से पढ़े थे, बहुत ज्यादा और लिमिटेड। अगर बहुत वार्म हो गया तो वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा माना जाता है। अब डिजॉल्व में देखिए, ये हम पार्टी लिखी हुई, एयर वाटर इंटरफेस से डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, फोटोसिंथेसिस से हो रहा है एक्वेटिक प्लांट जो है, फाइटोप्लैंक्टन जो है उससे। डिमांड क्या है ऑक्सीजन का, तो एनिमल जो रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन इसका डिमांड है। अब एक कंसेप्ट समझिए, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को आप ये अर्थ का ग्रास समझिए, लैंड का ग्रास समझिए, जू प्लैंक्टन को लैंड का गोट समझिए। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ये क्या हो गया, एक्वेटिक एनिमल हो गया, ये एक्वेटिक एनिमल हो, ये एक्वेटिक ट्रीज हो गया, ग्रास हो गया। ये फाइटोप्लैंक्टन को क्या करेगा, जू प्लैंक्टन खाएगा, जू प्लैंक्टन क्या करेगा, और फाइटोप्लैंक्टन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन भी बढ़ा रहा है, साथ में जू प्लैंक्टन का भोजन भी बन रहा है। जू प्लैंक्टन को क्या करेगा, जो स्मॉल फिश है वो खाएगा, स्मॉल फिश को क्या करेगा, डॉल्फिन या बड़ा फिश जो है वो खाएगा। तो ये बेसिकली जो फूड चेन है वो हम इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अब कंसेप्ट आता है बीओडी और CO2। बीओडी बेसिकली क्या होता है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और CO2 होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये कंसेप्ट पहले क्या कीजिए, यहाँ पे आइए, कंसेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए। देखिए बेसिकली ये हो गया वाटर, ये क्या है, वाटर। देखिए रिवर या पॉन्ड, रिवर या पॉन्ड में क्या होगा, कहीं से फर्टिलाइजर आके मिक्स हो रहा है, कहीं से फर्टिलाइजर आके मिक्स हो रहा है, जो फर्टिलाइजर खेत में छिटा जाता है वो कहीं से आके मिक्स हो गया। जब ये मिक्स हो गया तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, इतना ज्यादा इंक्रीज कर देगा कि यहाँ पे एल्गी ब्लूम हो जाएगा, एल्गी ब्लूम हो जाएगा, एल्गी ब्लूम। ये एल्गी ब्लूम क्या करेगा, ये बेसिकली प्लांट्स मान लीजिए, एक्वेटिक प्लांट, इसको इतना न्यूट्रिएंट मिल गया, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट का मतलब नाइट्रोजन मिल गया, फास्फोरस मिल गया, सल्फर मिल गया, पोटास मिल गया, ये सब मिल गया। ये पूरा क्या किया, एल्गी ब्लूम बना लिया। एल्गी ब्लूम क्या होता है, यहाँ एल्गी ब्लूम जब हो जाएगा तो नो सनलाइट, सनलाइट इंटर ही नहीं करने देगा वाटर में, वाटर जो है उसमें इंटर ही नहीं करने देगा। साथ में ये जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है, ये भी नहीं पहुंचने देगा एल्गी ब्लूम। ये पूरा सरफेस ही कवर कर लिया। अब देखिए कंसेप्ट निकल के आता बहुत अच्छा, जब सनलाइट नहीं पहुंचेगा तो यहां से जो सेलो पार्ट में जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये ऑक्सीजन कैसे बढ़ा पाएगा, ऑक्सीजन लेवल कैसे इंक्रीज कर पाएगा, ये CO2 कैसे सिंक कर पाएगा, CO2, तो ये प्रोसेस ही बंद कर दिया। इससे क्या हो रहा है, ये जो एक्वेटिक का एनिमल है, फाइटोप्लैंक्टन भी डेड करने लगेगा, ये भी डाई हो जाएगा, मरने लगेगा, सूखने लगेगा। एक्वेटिक फिश जो है, मछली जो है, डॉल्फिन जो है, ये भी मरने लगेगा, ये भी क्या होगा, मरने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये क्या हो रहा है, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक फिश ले लीजिए एनिमल की जगह पे। एक्वेटिक फिश क्या होगा,
मरने के कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि मरने लगेगा। जब ये मरने लगेगा तो ये इसको क्या चाहिए, इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। और साथ में ये जो एल्गी ब्लूम है, एल्गी ब्लूम, इसको भी कम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो डिकम्पोज करना पड़ेगा। ये जो सारा गला चीज हो रहा है, ये डिकम्पोज कैसे होगा, तो यहां से दो कंसेप्ट निकल के आता है। ये जो डिकम्पोज होगा दो तरीके से होगा, बायोलॉजिकल और केमिकल। बायोलॉजिकल जो होगा इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड, बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड, इसको बोला जाता है केमिकली, सॉरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बोला जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए, एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो डेड है, डाई हो चुका है एनिमल, एक्वेटिक फिश, इसको डिकम्पोज का काम कर दे, ये क्या करेगा, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन डिकम्पोज करने के लिए इसको बायोलॉजिकली जो ऑक्सीजन चाहिए उसका जरूरत है। ये क्या करेगा, डिकम्पोज, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज के लिए इसको चाहिए ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन का क्या चाहिए, डिमांड चाहिए इसको। अब केमिकल में आइए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्यों करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, जो मर चुका है एक्वेटिक फिश, इसी को डिकम्पोज करने के लिए, इसी को डिकम्पोज करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने के लिए केमिकली, ये देखिए, ये जो बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन, ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब ये क्या करेगा, डिमांड करेगा, ऑक्सीजन का डिमांड करेगा। देखिए अब इसमें आइए, बीओडी सीओडी, बीओडी क्या करेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी क्या हो गया, केमिकल, इसको एक और शब्द से बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ये जो केमिकल प्रोसेस है ऑक्सीजन का, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ये भी याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीडेशन बोलेगा ये केमिकल से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे वाटर है, ये वाटर है, ये देखिए वाटर है, इसमें फर्टिलाइजर ऐड हुआ, न्यूट्रिएंट ऐड हुआ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जितना कुछ होना चाहिए। इससे क्या हुआ, यहाँ पे एल्गी ब्लूम पूरा कवर कर लिया, सरफेस पूरा एल्गी ब्लूम सरफेस कवर कर लिया। सनलाइट इंटर ही नहीं होने दे रहा, सनलाइट, नो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इंटर इन वाटर लेवल। अब देखिए एक्वेटिक फिश क्या करेगा, एल्गी ब्लूम ज्यादा होने से ये मरने लगेगा, मतलब मर ही जाएगा। इसको डिकम्पोज करने के लिए चाहिए क्या, डिकम्पोज के लिए चाहिए डिमांड है, डिमांड किसका, ऑक्सीजन का, डिमांड है ऑक्सीजन का। आप देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, किस चीज के लिए, डिकम्पोज के लिए। केमिकल में चाहिए फॉर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का डिमांड। अब देखिए एल्गी ब्लूम क्या होता है, हम तो पहले बता दीजिए, एल्गी ब्लूम क्या होता है, नो एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एयर आने दे रहा है तो, और नहीं सनलाइट आने दे रहा, जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जा रहा। अब एलिगोट्रॉपिक, मेजोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक, अभी जो एल्गी ब्लूम पढ़े हैं, ये यूट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। यूट्रॉपिक, यूट्रॉपिक बहुत बुरा चीज है, पूरा एनिमल को मार देगा, पूरा एनिमल, एक्वेटिक फिश, एक्वेटिक डॉल्फिन सबको मार देगा। इतना न्यूट्रिएंट हाई हो जाता है, इतना ज्यादा हाई हो जा रहा है, न्यूट्रिएंट इतना ज्यादा हाई हो जा रहा है, इतना फर्टिलाइजर इसमें ऐड हो जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल वाटर में इंटर ही नहीं हो रहा। न्यूट्रिएंट तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन तक पहुंचेगा सनलाइट तभी तो अंदर तक पहुंच पाएगा, लेकिन ये ऊपर ही पूरा कवर कर लिया, तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल को बहुत गिरा दिया, जिससे क्या हो रहा, डेड एक्वेटिक फिश। अब इसको डिकम्पोज के लिए बीओडी और सीओडी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस दोनों पे आइए, ओलिगोट्रॉपिक, मेजोट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, ओलिगोट्रॉपिक का जब कंडीशन आएगा ना, न्यूट्रिएंट का बहुत ज्यादा कमी रहेगा, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम रहेगा उस टाइम, ये अच्छा नहीं है। मेजोट्रॉपिक में न्यूट्रिएंट लेवल अच्छा हो रहेगा, जितना होना चाहिए, ये है गुड कंडीशन, गुड कंडीशन सबसे अच्छा है मेजोट्रॉपिक, याद रखिएगा। अगर तीनों में पूछा जाए कि एक्वेटिक लाइफ सस्टेन के लिए सबसे अच्छा कौन है, मेजोट्रॉपिक। ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, जितना होना चाहिए, जितना फाइटोप्लैंक्टन को चाहिए, सनलाइट चाहिए, वो सब इसमें मिल जाएगा, अवेलेबल है मेजोट्रॉपिक में। अब टेम्परेचर का वेरिएशन हम दो तरीके से आपको बताए थे कि बहुत ज्यादा अगर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा
लो हो जाएगा तो क्या होगा, और लिमिट में जितना होना चाहिए उतना रहेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई है वो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा लो है तो फाइटोप्लैंक्टन सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, एल्गी ब्लूम। लिमिट में जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए, क्योंकि जब एक्वेटिक की बात आता है तो एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक जो ट्रीज प्लांट बोलिए, उसको जितना उसको चाहिए उतना ही मिलना चाहिए। अगर थोड़ा भी वेरिएशन, टेम्परेचर में थोड़ा भी वेरिएशन आ गया तो वो अपना लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है डिफिकल्ट टू रेज टेम्परेचर, रेज या फॉल, अगर डाउन भी हो जा रहा है तो वो भी दिक्कत है। एक्वेटिक स्पीशीज आर नॉट यूज टू टेम्परेचर वेरिएशन, वो टेम्परेचर वेरिएशन पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। इफ टेम्परेचर ऑफ एक्वेटिक बॉडी इंक्रीजेज, बहुत ज्यादा इंक्रीजेज हो गया जितना कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो थ्रेटेड बना देगा, ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, मार देगा। जब ग्लोबल वार्मिंग आता है तो ओशियन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो जितना एक्वेटिक लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड वाला कंडीशन आ जाता है, डाई होने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज में जो टेम्परेचर का है वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे अल नीनो ला नीना वाला कंसेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं।